स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे प्यारे से चैनल केमिस्ट्री टूल्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाकी के बचे हुए कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने जा रहे हैं, जिसमें हमने कल पढ़ लिया था किसके बारे में, साल्ट ब्रिज के बारे में। देखो, साल्ट ब्रिज पढ़ ली थी, डैनियल सेल पढ़ लिया था और हमने टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में भी डिस्कशन कर लिया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल एंड टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम ये टॉपिक निपटाएंगे और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे टॉपिक्स को रिवाइज करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, कल भी मैंने तुमको बताया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्चुअलिटी में होता क्या है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी एक रोड की टेंडेंसी होती है ना, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। ये टेंडेंसी ही क्या कहलाती है, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाती है। ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब जनरेट होता है? ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होता है जब किसी रोड को हम किस में डिप करते हैं, उसी के इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं। जैसे ही हम उसके इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो ये जो रोड है, इसके इन सॉल्यूशन और रोड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, जिसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कि गेन करेगा, ये चीज डिपेंड करती है कि इसके सामने हम किसको खड़ा कर रहे हैं। जैसे मान लो ये बीकर है हमारे पास और इसके अंदर हमने एक रोड को खड़ा कर दिया है और इस रोड के साथ मैं क्या कर दूं, इसको जोड़ दूं। तो ये रोड अब इलेक्ट्रॉन लूज करेगी या गेन करेगी, ये डिपेंड करता है कि सामने कौन है ना। रिएक्टिविटी के ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती है। फिर हमने कल ये चीज भी डिस्कस करी थी कि एक रोड के दो पोटेंशियल हो सकते हैं, है ना। अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल काउंट होगा। ठीक है, अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल काउंट होगा। किसी भी रोड के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होते थे, मैग्नीट्यूड में बराबर होते थे। बस फर्क किस चीज का होता था बेटा जी, साइन कन्वेंशन का फर्क होता था, है ना। अगर मान लो किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस का 0.74 वोल्ट है, तो उसी रोड के लिए रिडक्शन पोटेंशियल कितने का हो जाएगा, प्लस 0.74 वोल्ट का हो जाएगा। ठीक है, यदि मान लो किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस का 0.36 वोल्ट है, तो उसी रोड के लिए रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.36 वोल्ट हो जाएगा। इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, यहाँ से चीजों को ग्रैब कर सकते हो, कैच कर सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ भी नहीं है, किसी भी इलेक्ट्रोड का क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता या इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्षमता क्या कहलाती है, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाती है। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। अगर मैं बात करूं किसकी, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, आज की वीडियो में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज रहने वाली है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टाइप्स कितने होते हैं। देखो, अगर मैं इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन के ऊपर बात करूं तो दो तरीके के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते थे, है ना। एक होता था रिडक्शन पोटेंशियल और एक होता था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, है ना। ये होते थे इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन के टर्म्स में। लेकिन इसके अलावा भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। और वो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन अप्लाइड। किस कंडीशन में हम उसके पोटेंशियल को देख रहे हैं, उसके बिहाफ पे भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को दो हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। एक तो हमारे पास होता है नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और एक होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जी हाँ दोस्तों, देखो, जब भी अगर मैं बात करूं किसकी, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो बेटा जी यहाँ पर कंडीशन फिक्स नहीं होती है। कंडीशंस आर नॉट फिक्स। कंडीशन से मतलब क्या है सर जी, प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, ये कुछ भी फिक्स नहीं होता है।
ठीक है। जबकि अगर मैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब भी किसी का देखने जाता हूँ, किसी भी इलेक्ट्रोड का, तो वो जो पोटेंशियल आता है, वो आता है जब कंडीशन फिक्स करके चलते हैं। मतलब प्रेशर को अगर मैं 1 एटीएम ले लूँ, ठीक है? टेम्परेचर को अगर मैं 25 डिग्री सेल्सियस ले लूँ, रूम टेम्परेचर, है ना? और कंसंट्रेशन को मैं कितना ले लूँ, 1 मोलर ले लूँ। तो मैंने कंडीशन को क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। और फिक्स करने के बाद जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है, उसी को ही क्या बोला जाता है बेटा जी? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है। ठीक है? जो नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, उसको हम ई से, नॉर्मल ई से डिनोट करते हैं। जबकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम ई के ऊपर नॉट लगाकर क्या करते हैं, उसको डिनोट करते हैं। बात को समझे कि नहीं समझे, है ना? यदि मान लो किसी का खाली ऐसे दे रखा है ई ऑक्सीडेशन और दे रखा है 0.34 वोल्ट, तो भैया जी ये नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है। लेकिन वहीं अगर मैं क्या कर दूं, ई के ऊपर नोट लगा दूं इस तरीके से, तो नोट लगा होने से मैं समझ जाऊंगा कि ये कैसा है, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है किसी का, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ठीक है? ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उस रोड का, जिसका भी है ये। ठीक है? तो इस तरीके से भी मैं क्या कर सकता हूँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्लासिफाई कर सकता हूँ। ठीक है? ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर ई सेल भी इसी के बिहाफ पे दो तरीके का होता है। सेल का ई भी दो तरीके का होता है, एक नॉन स्टैंडर्ड होता है ना? नॉन स्टैंडर्ड, और एक होता है स्टैंडर्ड कंडीशन पे। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे हम नॉर्मल ई सेल ही लिखते हैं, जबकि स्टैंडर्ड कंडीशन पर हम क्या लिखते हैं, ई नोड सेल लिखते हैं। ठीक है? तो अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पर ई सेल को कैलकुलेट कर रहे हो तो ई नोड सेल लिखोगे, और नॉन स्टैंडर्ड पे लिख रहे हो तो ई सेल लिखोगे। तो होपफुली तुम्हें ये चीज समझ में आई होगी बहुत बढ़िया तरीके से, है ना? अगर तुम्हें बहुत बढ़िया तरीके से ये चीज समझ में आई है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे एक बार यस करना। इस टाइम के ऊपर मुझे क्या करना, यस कमेंट करके बताना कि हाँ, मेरे को ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आई यहाँ पर। अच्छा जी, और क्या क्या हो सकता है? अब देखो, यहाँ पर मैं तुमको एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की ही अगर बात है, तो मैं सबसे ज्यादा तुमको यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, जो इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? और वो बात है भैया जी, बहुत सारे बच्चों को समस्याएं आती है कि क्वेश्चन में कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है सर, हमें थोड़ा सा समझ में नहीं आता है। ठीक है? एक बार आप बता दीजिए कि किस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है? तो कैसे पता करेंगे? देखो, इसके तीन केस बनते हैं। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर सेकंड, और केस नंबर थर्ड। ठीक है? केस नंबर फर्स्ट में क्या होगा बेटा जी? केस नंबर फर्स्ट में ई के सब्सक्रिप्ट में कुछ लिख कर देगा वो हमें। ठीक है? और ई का सब्सक्रिप्ट हमें बताएगा कि क्या हमें करना है। ठीक है? कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है। ठीक है? तो कैसे पता करेंगे? जैसे मान लो वो ई के सब्सक्रिप्ट में इस तरीके से लिख के दे रहा है, ई रिडक्शन। ठीक है? ई रिडक्शन 0.34 वोल्ट। तो हमें समझ जाना है कि ये कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल। इस तरीके से दे रहा है ई ऑक्सीडेशन, तो हमें समझ जाना है कि ये कौन सा पोटेंशियल दे रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है। इसके अलावा, इसके अलावा और कैसे कैसे आ सकता है, जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना भाई, और कैसे कैसे आ सकता है। ठीक है? वो हमें हाफ सेल की रिप्रेजेंटेशन भी दे सकता है। हाफ सेल की रिप्रेजेंटेशन देगा तो हमें वहां से भी पता चल सकता है कि क्या दे रखा है। जैसे मान लो ई जिंक से जिंक 2 प्लस ऐसे दे रखा है, और यहाँ लिख रखा है प्लस का 0.74 वोल्ट। तो हमें पता होना चाहिए, देखो जिंक जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से किस में जा रहा है, +2 में जा रहा है। जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन छोड़े होंगे, जब भी जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। और इलेक्ट्रॉन छोड़ने को क्या बोलते हैं जी, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो पोटेंशियल दे रखा है जिंक का, ये कौन सा दे रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है। ठीक इसी तरीके से हम रिडक्शन भी ले सकते हैं। जैसे कॉपर +2 से कॉपर बन रहा है, और यहाँ पर दे रखा है माइनस का 0.34 वोल्ट, ऐसे दे रखा है। कॉपर +2 से कॉपर 0 में जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, और गेन करने को क्या बोला जाता है, रिडक्शन। तो मतलब यहाँ पर कौन सा पोटेंशियल हमें दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। केस नंबर फर्स्ट में कैसे पता करोगे, जब ई के सब्सक्रिप्ट में कुछ भी दे दे,
तो उसको देखकर हमें क्या करना है, पोटेंशियल का पता करना है। नाउ केस नंबर 2, ई के सब्सक्रिप्ट में कुछ नहीं दे रखा लेकिन रिएक्शन दे रखी है। ठीक है, जैसे इस तरीके की रिएक्शन दे दे, जिंक से जिंक 2+ बन रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और यहाँ पर ई लिख कर दे दे ऐसे 0.74 वोल्ट ऐसे। तो अब की बार ई के सब्सक्रिप्ट में कुछ नहीं दे रखा, तो हमें रिएक्शन को देख पता करना है। तो देखो रिएक्शन में जिंक जिंक +2 में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया। ऐसे ही कॉपर 2+ है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर दे रखा होगा ई ई देखना E इज इक्वल टू माइनस का 0.34 वोल्ट। ठीक है भाई, ये वैल्यूज मैं ऐसे ही रैंडमली उठा रहा हूँ, है ना, कोई मतलब ऐसे मत सोच लेना कि सर तो कुछ भी लिख रहे हैं, सर को तो पता ही नहीं है। अरे भैया ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं, है ना, बस एग्जाम्पल के तौर के लिए। ठीक है, तो यहाँ से कॉपर का देखो, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। तो ये जो गिवन पोटेंशियल है, ये कौन सा पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल। बात को समझे कि नहीं समझे। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारे पास केस 3। केस 3 में क्या होगा बेटा जी, हमें रिएक्शन भी देगा और ई के सब्सक्रिप्ट में भी देगा। ठीक है, कुल मिला के बात यह है, जो केस नंबर 3 है वो कंफ्यूजिंग करके हमें देने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल, कॉपर +2 से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर किस में जा रहा है, कॉपर सॉलिड में जा रहा है, और यहाँ पर लिख कर देगा ई कॉपर कॉपर 2+। ठीक है, और यहाँ दे दिया मान लो -0.36 वोल्ट, ऐसे करके दे दिया। अब अब सर जी अब क्या करें। देखो भैया जी, रिएक्शन भी दे रखी है और ई के सब्सक्रिप्ट में भी दे रखा है, तो सर किसकी सुने, रिएक्शन की सुने या सब्सक्रिप्ट की सुने। भैया जी अगर सब्सक्रिप्ट में दे दिया है तो कभी भी रिएक्शन को मत देखना। ठीक है, मतलब केस नंबर 3 में जब रिएक्शन भी दे रखी है, ठीक है, और सब्सक्रिप्ट में भी दे रखा है, सब्सक्रिप्ट में भी दे रखा है, कभी भी रिएक्शन को नहीं देखना है, नहीं देखना है। ठीक है, हमेशा सब्सक्रिप्ट बताएगा हमें कि क्या हमें करना है, हमेशा सब्सक्रिप्ट बताएगा हमें कि क्या देखना है। ठीक है, क्या कौन सा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है कि रिडक्शन, वो हमें सब्सक्रिप्ट बताएगा। रिएक्शन और सब्सक्रिप्ट दोनों दे रखी है। ठीक है जी, ये बात समझ में आई। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, हम गलत हो सकते थे। देखो रिएक्शन में तो दे रखा है कि कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज गेन कर रहा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए, लेकिन सब्सक्रिप्ट हमें क्या कह रहा है कि कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, लेकिन रिएक्शन तो रिडक्शन पोटेंशियल की दे रखी है ना। इसीलिए हम यहाँ पर क्या कर सकते थे, धोखा खा सकते थे। इसीलिए अगर रिएक्शन और सब्सक्रिप्ट दोनों दे रखे हैं तो आंख मूंद के सब्सक्रिप्ट की तरफ देखकर चलना है आपको। तो होपफुली तुम्हें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पहचानना भी आया होगा कि किस तरीके से हम क्वेश्चन में गिवन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को पहचानेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, अगर यहाँ तक समझ में आया है तो बहुत बढ़िया। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में हमने सारी चीजें पढ़ी है। ठीक है जी, अब आ जाओ जी, देखो भैया, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं भैया जी, शी बोलते हैं। ठीक है सर, ये शी क्या काम आती है। ठीक है, शी क्या काम आती है, भैया जी कभी भी हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक बिकर लिया और उस बिकर के अंदर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भर लिया और उसके अंदर कोई भी एक मेटल की रॉड डाल दी, उसी का इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ले लिया और इस रॉड का हमने क्या निकाल लिया, ई मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लिया। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अकेली इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तुम कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो तुम्हें रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तुम लोग कभी भी किसी क्लास में किसी बच्चे की होशियारी को कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक तुम उसको किसी इंटेलिजेंट बच्चे के साथ ना बैठा दो। तभी भाई किसी ना किसी के साथ तो कंपैरिजन करना ही पड़ेगा ना, कि भाई उसके मुकाबले में ये इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है या इतना ज्यादा पुअर है। इसी तरीके से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब भी निकालते हैं तो हमें किसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जरूरत होती है। तो यहाँ पर जो शी है हमारी, यहाँ पर जो शी है हमारी वो क्या है बेटा जी, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है।
यहाँ पर ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, जो क्या काम करती है, अलग-अलग एलिमेंट्स का अलग-अलग एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने में मदद करती है। हम क्या करेंगे, इस शी के साथ अलग-अलग एलिमेंट्स को जोड़ेंगे और उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि ये शी कैसे कंस्ट्रक्ट की जाती है, कैसे बनता है ये, कैसे काम करता है, होती क्या है शी? देखो भई इसका कंस्ट्रक्शन क्या है? ज़रा ध्यान से देखना ये इसका इनलेट है, जहाँ से ये हाइड्रोजन गैस हम इसके अंदर क्या करेंगे बेटा जी, पास करेंगे, ठीक है? अच्छा जी, बहुत बढ़िया। फिर इसके अंदर देखो ये इस तरीके से इनलेट होके गैस अंदर की तरफ आएगी। यहाँ पर तुम देख सकते हो प्लेटिनम की हमने क्या ली है, एक वायर ली है और प्लेटिनम की वायर के साथ हमने क्या किया है, एक प्लेटिनम की स्ट्रिप को जोड़ा है यहाँ पे। सवाल ये उठता है कि सर ये प्लेटिनम की जो स्ट्रिप है या प्लेटिनम की प्लेट है, ये क्यों ली? भाई जो प्लेटिनम है ना, वो एक हाइली हाइली इनर्ट एलिमेंट है, हाइली इनर्ट एलिमेंट है, ठीक है? जो किसी भी गैस के साथ रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि याद करो अगर हम ऐसा एलिमेंट ले लें जो हाइड्रोजन गैस के साथ ही रिएक्ट कर जाए, फिर तो हमारी सेल गड़बड़ा जाएगी ना, हमारी सेल प्रॉपर काम करेगी ही नहीं। इसीलिए हमने प्लेटिनम को चूज़ किया है। दूसरी बात प्लेटिनम की स्ट्रिप क्यों ली? प्लेटिनम की स्ट्रिप का काम क्या है? तो भैया जी ये जो हाइड्रोजन गैस हम पास कर रहे हैं, इसको क्या काम करने का काम करता है? एडज़ॉर्ब करने का काम करता है कौन? ये प्लेटिनम की स्ट्रिप, ठीक है? आ गई। एडज़ॉर्ब होने का मतलब है जो ये स्ट्रिप है, इसके सरफेस के ऊपर कौन आकर एडज़ॉर्ब हो जाएगी? हाइड्रोजन गैस ऐसे आकर एडज़ॉर्ब हो जाएगी और आराम से क्या कर सकती है अब हाइड्रोजन गैस, इलेक्ट्रॉन को लूज़ भी कर सकती है और इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकती है। ठीक है? बहुत बढ़िया तरीके से अगर ये चीज़ समझ में आई, बोलो। फिर इसके अंदर हम क्या करते हैं, देखो दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भर देते हैं ऐसे, ठीक है? इस बीकर में भाई हमने रॉड तो ली है, रॉड के साथ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भी तो लोगे ना, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जो है, ये ऐसा लिया जाता है जिसमें हाइड्रोजन का ही कोई कैटायन प्रेज़ेंट हो। जैसे मान लो हाइड्रोजन का बना रहे हैं तो हम HCl ले सकते हैं, HBr ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं, है ना? तो जिसमें हाइड्रोजन का कैटायन हो, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट हमें यूज़ करना है। अब बात आती है कि इसका नाम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्यों है? तो स्टैंडर्ड वर्ड अभी-अभी हम पढ़ के आए हैं। स्टैंडर्ड वर्ड कब लगता है भैया जी? स्टैंडर्ड वर्ड लगता है जब कंडीशंस क्या हो जाती हैं? फिक्स हो जाती है। तो हम शी का जब कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो हम क्या करते हैं? प्रेशर को 1 एटीएम रखते हैं। देखो यहाँ पर जो गैस हम हाइड्रोजन गैस जो पास कर रहे हैं, ध्यान से देखो ये, हाइड्रोजन गैस जो पास कर रहे हैं, वो 1 एटीएम पे कर रहे हैं। ठीक है? जो ये इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, इनकी कंसंट्रेशन हम कितनी लेकर चलते हैं बेटा जी? 1 मोलर लेकर चलते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर लेकर चलेंगे और टेम्परेचर कितना लेकर चलेंगे? 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है? तो देखो हमने कंडीशन को फिक्स कर दिया है, टेम्परेचर को भी कर दिया, कंसंट्रेशन को भी कर दिया, प्रेशर को भी कर दिया। इसीलिए इसका नाम क्या होता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है? इस तरीके से हम क्या करते हैं, शे का कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है? अच्छा जी, तुम देखो यहाँ से ये वायर आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है और फिर ये प्लैटिनम की स्ट्रिप के साथ जुड़ रही है इस तरीके से, ठीक है? तो इस तरीके से अब देखो हम शी को अलग-अलग एलिमेंट्स के साथ जोड़ेंगे और फिर शी के साथ क्या करेंगे, पता करेंगे कि किस एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सर कैसे? भाई रेफरेंस इलेक्ट्रोड तो है, पर रेफरेंस के तौर पे लिया है, क्या ऐसा स्पेशल है जिससे हमें दूसरों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता चल जाएगा? तो मैं तुमको बता देता हूँ कि हम शी का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेकर चलते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो लेकर चलते हैं, वो 0 लेकर चलते हैं, 0 वोल्ट, ठीक है? हम इसका 0 लेकर चलते हैं। अब इसके रिस्पेक्ट में कोई कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है या कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, वो हम पता कर सकते हैं। आई कि नहीं आई बात समझ में? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं तुम्हें एक एग्ज़ाम्पल लिख कर ये सारी चीज़ें समझाता हूँ। ज़रा ध्यान से देखो, अब हमारे पास एग्ज़ाम्पल आ चुका है। ठीक है जी? अब ज़रा ध्यान से देखना किस तरीके से मैं इसको
समझाता हूँ, ठीक है? तो ज़रा ध्यान से देखो भाई, ठीक है? देखो इधर मैंने शी ले ली है और इधर मैंने ज़िंक की इलेक्ट्रोड ले ली है। इस ज़िंक की इलेक्ट्रोड से अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा जी, इस ज़िंक की इलेक्ट्रोड से इस ज़िंक की इलेक्ट्रोड से अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको एक वायर से जोड़ूँगा इस तरीके से और यहाँ पे लगाऊँगा एक गैल्वेनोमीटर, ठीक है? गैल्वेनोमीटर, फिर इसके आगे चलूँगा तो यहाँ पर लगाऊँगा एक वोल्टमीटर, ठीक है? और फिर इसको यहाँ पर सी से लाके क्या कर दूँगा, कनेक्ट कर दूँगा। जैसे ही मैंने कनेक्ट किया जैसे ही मैंने कनेक्ट किया, तो मैंने क्या देखा, जो गैल्वेनोमीटर है, वो ज़िंक की तरफ क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है। मतलब इस तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है? अगर तुम ध्यान से देखोगे तो गैल्वेनोमीटर की सुई ज़िंक की तरफ क्या कर रही है, डिफ्लेक्ट कर रही है। तो गैल्वेनोमीटर हमें क्या बताता है? गैल्वेनोमीटर हमें बताता है करंट की डायरेक्शन। गैल्वेनोमीटर जो है वो हमें बताता है करंट की डायरेक्शन कि करंट किस तरफ जा रहा है, करंट की डायरेक्शन बताता है, ठीक है जी। तो जैसे ही करंट की डायरेक्शन का पता चला, करंट की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट क्या देखने के लिए मिलता है हमें, हमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट देखने के लिए मिलता है। तो भैया सॉरी हाँ, इलेक्ट्रॉन की करंट की अपोजिट डायरेक्शन में हमें इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का पता चलता है। तो करंट की डायरेक्शन से हमने आइडिया लगाया कि इलेक्ट्रॉन किस तरफ चल रहे हैं, जिंक से ची की तरफ चल रहे हैं, ठीक है? तो इसका मतलब यहाँ पर जिंक किस तरह बिहेव कर रहा है, भाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन चल रहा है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो जिंक बिहेव कर रहा है एज एनोड, क्योंकि एनोड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है? और यहाँ पर शी उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो शी अब की बार यहाँ पर किस तरह बिहेव कर रहा है, कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है। अगर शी कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है तो कैथोड पर रिडक्शन होगा और रिडक्शन का मतलब है कि शी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है? तो यहाँ पर जाहिर सी बात है रिएक्शन क्या हुई होगी, देखो जरा ध्यान से, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े होंगे, ठीक है? और यहाँ पर वही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ने क्या कर लिए होंगे, है ना, एक्सेप्ट कर लिए होंगे इस तरीके से, और यहाँ से क्या बना ली होगी, हाइड्रोजन गैस। इस तरीके से यहाँ पर कैथोड और एनोड के ऊपर रिएक्शन हो रही होगी। अब सवाल ये उठता है कि सर अब हम कैसे पता करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कैलकुलेट किया जाता है? तो जरा ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर वोल्ट मीटर भी लगा रखा है, यहाँ पर मैंने वोल्ट मीटर भी लगा रखा है। तो जैसे ही मैंने वोल्ट मीटर की तरफ देखा तो वोल्ट मीटर जो डिफ्लेक्शन दिखा रहा था, भैया वोल्ट मीटर का तो काम ई सेल के बारे में बताना है। तो वोल्ट मीटर ने बताया कि जो सेल का पोटेंशियल है यहाँ पे वो 0.76 वोल्ट है, इस तरीके से, ठीक है? गैल्वेनोमीटर इसने वोल्ट मीटर ने बताया कि ई सेल जो हमारे पास आ रहा है वो 0.76 वोल्ट आ रहा है, ठीक है? तो अब मैं तुमको बताता हूँ कि ई सेल किसके बराबर होता है। देखो भैया जी, ई सेल बराबर होता है, अगर मैं ई सेल की बात करूं तो किसी भी गैल्वेनिक सेल के लिए पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव कब आएगा, ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे तभी हमेशा पॉजिटिव आएगा। भाई बड़ी पॉजिटिव जो बड़ी वैल्यू है वो पॉजिटिव होनी चाहिए और छोटी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, तभी सेल पॉजिटिव आएगा। तो अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में बात करूं तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, तो ज्यादा में से कम को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कैथोड का ज्यादा होता है, एनोड का कम होता है, तो ई कैथोड माइनस ई एनोड। यदि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म्स में बात करूं तो ई एनोड माइनस में ई कैथोड, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का ज्यादा होता है, कैथोड का कम होता है। तो मैंने रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में ले लिया है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में नहीं लिया है। तो जरा ध्यान से देखना एक बार यहाँ पे क्या हुआ होगा। अच्छा, ई कैथोड पे कौन है, शी है ना? ई एनोड पे कौन है, जिंक है, ठीक है? हमें जिंक का निकालना है, तो जिंक का हमने एक्स मान लिया। शी का कितना होता है, 0.00 वोल्ट होता है। और ई सेल कितना है हमारे पास, बताओ? ई सेल कितना आया है अभी अभी, वोल्ट मीटर ने बताया 0.76 वोल्ट, है ना? एक्स की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस का 0.76 वोल्ट। मतलब यहाँ पर जो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, माइनस का 0.76 वोल्ट। इस तरीके से हम क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट का हाफ सेल बनाते हैं
और उसको शी के साथ जोड़ते हैं। फिर गैल्वेनोमीटर को और वोल्टमीटर को देखकर हम क्या करते हैं, सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं, क्योंकि आयुपैक भी हमें ये कहता है कि तुम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब भी कोई चीज डील करने जा रहे हो तो एक चीज फिक्स कर लो, है ना। वैसे कर तो सकते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में भी, लेकिन बुक्स के अंदर तुम देखोगे तो लगभग लगभग चीजें रिडक्शन पोटेंशियल में ही डील करवाई गई हैं। इसीलिए हम यहाँ पर जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं किसी भी एलिमेंट का शी के साथ जोड़ के, तो वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही निकालते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि यहाँ पर मैंने नोड नहीं लगाया। नोड क्यों नहीं लगाया? क्योंकि भाई जो शी है मेरी वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे है। देखो अब मैं नोड लगा रहा हूँ यहाँ पे। सॉरी भाई, ये चीज थोड़ा सा दिमाग से निकल गई थी, तो यहाँ पर मैं नोड लगा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरा ई जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल जो आया है वो कैसा आएगा, मेरा मेरा रिडक्शन पोटेंशियल जो आएगा मेरा जिंक का, वो स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर आएगा। ठीक है, और जिंक का कैसा आएगा, जिंक 2+ से जिंक में सॉलिड में जा रहा है। तो रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट किया है मैंने यहाँ से, तो ये देखो रिडक्शन पोटेंशियल आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। तो होपफुली भैया जी आज की वीडियो तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, है ना। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है बेटा जी, तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर नए हो तो। ठीक है, यदि तुम पुराने हो, हमारे रेगुलर व्यूअर हो, हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हो, तो प्लीज बेटा जी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फैलाना। ठीक है, और भी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूँ। बहुत जो भी तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हो वो चीजें मुझे दिख रही हैं, और तुम्हारा जो प्यार है मेरे लिए वो भी मुझे बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा है कि तुम मुझे बहुत बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहे हो। थैंक यू ऑल एंड लव यू ऑल। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो बढ़िया तरीके से, ऐसे ही प्यार देते रहो हर वीडियो को। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।